हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। स्वागत है भाइयों आपको आपका 20 मिनट सीरीज के अंदर, जहां पे हम लोग करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि यूजीसी नेट के भी होते हैं और एमकॉम एंट्रेंस के भी होते हैं, उसको कवर अप करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनलाइजेशन एंड देयर मॉडल्स। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वो स्टेजेस हैं इंटरनेशनलाइजेशन के और कुछ इसके मॉडल्स को देखते हुए चलेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करो। देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा स्टेजेस को। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एक बिजनेस डोमेस्टिकली चीजों को प्रोड्यूस कर रही होती है और उसे अब लगता है कि अब मुझे दूसरे कंट्रीज में भी इंटर करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट तक पहुंचाना चाहिए, या फिर कहूं तो एक ब्रॉड मार्केट कैप्चर करने का उसका इंटेंशन बन जाता है। तब बात आती है स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन की, कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन अ कंपनी मूव्स फ्रॉम अ डोमेस्टिक फोकस टू ग्लोबल ऑपरेशन, तो उसको कुछ अलग अलग स्टेजेस से होकर पास करना होता है। हर एक स्टेज अलग विजन बताएगा, अलग स्ट्रैटेजी बताती है, अलग इंटीग्रेशन लेवल बताता है। तो सबसे पहले इसी स्टेज में हमारा आता है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या है? ये एक वैसी कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने होम कंट्री में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, और ओवरऑल इसका टारगेट मार्केट ही जो होता है वो है डोमेस्टिक मार्केट होता है। मतलब जिस रीजन में रह रही है, जिस कल्चर में रह रही है, जिस सोसाइटी में रह रही है। यहां मेंशन भी है ओनली इट्स होम कंट्री। एक मिनट, ओनली इट्स होम कंट्री। इंटायर फोकस इज ऑन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जितने कस्टमर्स हैं, लॉज है, कल्चर, उन सबको फॉलो करते चलेगी। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं। प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ लोकल कंज्यूमर के लिए ही डिजाइन किया गया होगा। तो ये किसका फीचर होता है? हमारे डोमेस्टिक कंपनी का। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री अर्ली ईयर फोकस्ड ओनली ऑन इंडियन मार्केट। शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूं। टाटा मोटर्स ग्लोबल एक्विजिशन से पहले सिर्फ और सिर्फ उसका डोमेस्टिक कंपनी ही कहलाता था वो। इंटरनेशनल कंपनी की अगर बात करें, कंपनी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स और सेटअप सेल्स ऑफिस अब्रॉड। सबसे पहले ये क्या करती है? फॉरेन मार्केट में इंटर करती है। मतलब इसको एज अ देखा गया कि ये एक्सटेंशन है डोमेस्टिक मार्केट का। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होम मार्केट के लिए डिजाइन किए गए थे, फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट इंडिया के लिए डिजाइन किए गए थे, उसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। जैसे अमूल अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करती है। इन्फोसिस अपने ऑफिस यूएसए में सेटअप कर रही है आईटी सर्विसेज के लिए, है ना। इसके बाद है मल्टीनेशनल कंपनी, या जिसे हम मल्टी डोमेस्टिक कंपनी भी बोलते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करती है और हर एक मार्केट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाती है। स्ट्रैटेजीज का क्या है? थिंक लोकल, एक्ट लोकल। जहां पे आपको बिजनेस करना है उसके हिसाब से चलो। इसके सब्सिडरीज अलग अलग कंट्रीज में होती हैं। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है। प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, प्रमोशन, सब कुछ उस कंट्री के अनुसार हम लोग करते हुए चलेंगे। जैसे नेस्ले नेस्ले इसका डिफरेंट फ्लेवर होगा और डिफरेंट रेसिपी होगी हर प्रोडक्ट के लिए। मैकडोनल्ड, मैक आलू टिक्की इंडिया के लिए, तिरियाकी बर्गर जापान में। ठीक है। ग्लोबल कंपनी की बात करें तो यहां पे जो कंपनीज होती है ना, पूरे वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट देखती हुई चलती हैं। ठीक है। इनका कहना होता है थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल। ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था? थिंक लोकल, एक्ट लोकल। यह क्या है? थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल। प्रोड्यूसेस इन वन कंट्री, सेल्स वर्ल्ड वाइड और प्रोड्यूस ग्लोबली। सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, जैसे एप्पल का देख लो तुम, आईफोन स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट के जैसे प्रोडक्ट्स है विंडोज एंड ऑफिस, ग्लोबली जाते हैं। ट्रांजैक्शनल कंपनी की बात करें तो ये एक मोस्ट एडवांस स्टेज है, इसे हम लोग हाइब्रिड मॉडल भी बोलते हैं, जो कि ग्लोबल एफिशिएंसी और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के बीच एक बैलेंस बनाकर चलता है। और इसका स्ट्रैटेजी होता है थिंक ग्लोबल। मतलब हम लोग थिंक तो सोचेंगे तो ग्लोबली, लेकिन एक्ट करेंगे लोकली। कंबाइंस ग्लोबल स्केल बेनिफिट विद द लोकल एडॉप्शन, ऑपरेट सप्लाई चेन, R&D, मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड। कोका कोला की बात करें तो ये ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन इसके लोकल फ्लेवर्स आते हैं, जैसे माजा, थम्स अप। भारत की बात करें तो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर ले, ये ग्लोबल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, लेकिन इसके प्रोडक्ट लोकल नीड्स को फुलफिल करते हैं। समझते हैं कंपैरिजन टेबल के माध्यम से। यहां पे तुम देख पा रहे होगे, यहां पे तुम्हारे सारे स्टेजेस दे रखे हैं।
की फोकस की बात करें, डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होम मार्केट, इंटरनेशनल में तुम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे बाहर की ओर, मल्टीनेशनल में मल्टीपल कंट्रीज, ग्लोबल में इंटायर वर्ल्ड को एज अ सिंगल यूनिट देखोगे, और ट्रांजेक्शनल में ग्लोबल प्लस लोकल। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या तुम्हें रखनी है? डोमेस्टिक मार्केट के लिए, डोमेस्टिक स्टेज के लिए लोकल कंज्यूमर को सर्व करना है, इंटरनेशनल के लिए अपने होम प्रोडक्ट को एक्सटेंड करोगे, मल्टीनेशनल में लोकल एडॉप्शन होना चाहिए, ग्लोबल में स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए चलोगे, और ट्रांजेक्शनल में बैलेंस बनाओगे एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच में। अब उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये तो मैंने ऊपर बताया ही तुम्हें। आई होप तुम्हें ये स्टेजेस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलो अब कौन कौन से मोड्स होते हैं बेसिकली एंट्री स्ट्रैटेजीज की यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहला आता है एक्सपोर्टिंग, सिंपल और सबसे कॉमन मेथड, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने फॉरेन बायर्स को अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके भी अंदर और दो मेथड्स है, पहला आता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, आप अपने फॉरेन बायर्स को डायरेक्टली अपने खुद के ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से उनको प्रोडक्ट पहुंचा देते हो। फायदा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होगा, कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी। डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगी क्योंकि आपको अपना खुद का लॉजिस्टिक सेटअप करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे इन्फोसिस आईटी सर्विस डायरेक्टली यूएस क्लाइंट को प्रोवाइड करती है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो कंपनी एजेंट्स के माध्यम से, इंटरमीडियरीज के माध्यम से और ट्रेडिंग कंपनीज के माध्यम से प्रोडक्ट को अब्रॉड एक्सपोर्ट करती हैं। फायदे क्या है, आसान है, लो रिस्क है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो कंट्रोल भी आपको कम मिलेगा और प्रॉफिट भी आपको कम मिलेगी। ठीक है, जैसे स्मॉल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स इन इंडिया सेलिंग वाया एक्सपोर्ट हाउसेस, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो क्या करते हैं, इसी माध्यम से इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करते हैं। इसके आता है हमारा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या है, कंपनी जो कि लाइसेंसर होता है ये अपने राइट्स एक फॉरेन फर्म को दे देता है जिसको हम लोग लाइसेंसी बोलेंगे, टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टीज और फीस। समझ गए, लाइसेंसर ने अपने राइट्स जो है एक फॉरेन फर्म को दिया जो कि लाइसेंसी है, अब वो कंपनी प्रोड्यूस करेगी उस प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अब उसके बदले जो कंपनी है लाइसेंसर है उसको क्या करेगी, वो रॉयल्टी देते रहेगी या फिर जो पर्टिकुलर फीस डिसाइड होगा एग्रीमेंट में वो फीस उसे देते रहेगी। फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी एक ऐसा मॉडल है जहां पे कंपनी, जैसे कि हम लोग फ्रेंचाइजर बोलेंगे, अलाउज अ फॉरेन फर्म टू रेप्लिकेट इट बिजनेस मॉडल, पूरा बिजनेस मॉडल ही रेप्लिकेट कर लो, जिसके अंदर ब्रांड नेम भी आएगा, सिस्टम भी आएंगे, प्रोसेस भी आएंगे। अब लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे बात हुई थी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट, राइट उसका अधिकार दे रहा है, यहाँ पे क्या पूरा बिजनेस उठा के रेप्लिकेट कर लो। ठीक है, तुम वहां पे अपना ब्रांड इमेज मेरा इस्तेमाल कर लो, सिस्टम इस्तेमाल कर लो, प्रोसेस इस्तेमाल करो, जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गए, केएफसी हो गए, तो ये सारे इसके पॉपुलर एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये भी एक माध्यम है जिसके थ्रू कंपनीज इंटरनेशनल होती हैं। पहला जॉइंट वेंचर जहां पे दो और दो से ज्यादा कंपनीज, लाइक हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, ठीक है, एक नया एंटिटी बना लेती है और वो अपने रिसोर्सेस, रिस्क और प्रॉफिट शेयर करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये क्या था, ये एक जॉइंट वेंचर था मारुति उद्योग और सुजुकी जापान के बीच में, याद है या नहीं। स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं, कॉपरेशन बिटवीन कंपनीज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू एंटिटी। जॉइंट वेंचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई एंटिटी बना ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा जहां पे आपको नई एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार अलायंस, ये क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है सारे एयरलाइंस का। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एफडीआई की। एफडीआई में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और सर्विसेज में। दो तरीके के एफडीआई होते हैं, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है हमारा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं, नई फैसिलिटीज को सेटअप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो हुंडई एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार प्लांट इन चेन्नई, पूरा सब कुछ एक नया शुरुआत करो। ब्राउन फील्ड में क्या होता है, परचेजिंग और लीजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है उसको परचेज कर लो, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर लो या लाइसेंसिंग के तौर पे उसे ले लो।
एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन ने हच इंडिया को एक्वायर किया था, तो ये आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब मर्जर एक्विजिशन एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या जानना है हमारे, टर्नकी प्रोजेक्ट। टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है, और एक इसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट की अगर बात करें, अ कंपनी डिजाइन, बिल्ड एंड सेटअप अ फैसिलिटी अब्रॉड एंड हैंड्स इट ओवर टू द फॉरेन क्लाइंट आफ्टर द कंप्लीशन। मतलब कह सकते हैं एक घर तैयार हुआ, तुम घर के मालिक बनने वाले हो, तुमको मैंने चाबी दे दिया। टर्न की द प्रोजेक्ट मतलब रेडी टू ऑपरेट, सब कुछ तैयार करके मैंने तुम्हें बस चाबी दे दिया। तो यहां पे कंपनी क्या करती है, डिजाइन करती है, बिल्ड करती है और एक फैसिलिटी सेटअप करती है अब्रॉड में, और उसको हैंडओवर कर देती है अपने फॉरेन क्लाइंट को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे L&T, ठीक है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में डेवलप कर रही है। इसके बाद है हमारा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अ कंपनी प्रोवाइड मैनेजरियल एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू अ फॉरेन कंपनी इन रिटर्न फॉर अ फी विदाउट ओनरशिप। समझ ही गए हो कि इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड हमने देख लिया था। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ईपीआरजी फ्रेमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। ईपीआरजी फ्रेमवर्क सबसे पहले जानना है हमें, किसने दिया था, हार्वर्ड वी पुलमटर 1969 में, और बाद में विंड एंड डगलस के द्वारा एक्सटेंड किया गया, लेकिन नाम हमें रखना है याद इनका, ठीक है। ईपीआरजी फ्रेमवर्क फुल फॉर्म की बात करें तो एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ईपीआरजी ये हमें एक्सप्लेन करता है मैनेजमेंट ओरिएंटेशन की को, जैसे माइंडसेट, कंपनीज की क्या माइंडसेट होती है जब वो इंटरनेशनली खुद को करते हैं, मतलब एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, कि कैसे कंपनीज फॉरेन मार्केट को देखती है। तो एथनोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे होम कंट्री प्रैक्टिस को एज अ सुपीरियर माना जाता है। फॉरेन मार्केट्स आर मैनेज एज अ सेम वे एज अ डोमेस्टिक। एथनोसेंट्रिक कहता है जैसे आपने डोमेस्टिक कंट्री को मैनेज किया वैसे ही मैनेज करते चलो। व्हाट वर्क्स हियर विल वर्क एवरीवेयर। ये अप्रोच यहां पर रहता है कि जो हमारे देश में काम कर गया, हमारे भारत में काम कर रहा है, वो फॉरेन कंट्रीज में भी वो फीचर, वो कंसेप्ट काम कर सकता है। की पोजीशन वही सब चीज होम कंट्री वाली होती है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं होता है। जैसे निशान यूएसए में इनिशियली एक्सपोर्टेड कार डिजाइन फॉर जापानीज इग्नोरिंग हार्श यूएस विंटर्स। डिज्नीलैंड पेरिस, तो ये सब क्या है, यूएस थीम पार्क को रेप्लिकेट कर दिया। पॉलीसेंट्रिक की बात करें तो यहां पे बोला गया हर एक होस्ट कंट्री क्या होती है, यूनिक होती है। सब्सिडरीज आर गिवन ऑटोनॉमी टू अडॉप्ट स्ट्रेटजी लोकली। अप्रोच क्या रखा गया, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। मतलब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को लोकली कस्टमाइज करना है, जहां पे आप हो उसके अनुसार आपको चलना है। अगर आप रोम में हो तो जैसा रोमन्स करते थे वैसा आप करो, भारत में हो जैसा भारतीय करते हैं वैसा करो आप। मतलब पॉलीसेंट्री का कहना है लोकली चलेंगे, लोकल टेस्ट और कल्चर को हम लोग लेते हुए चलेंगे। मैकडी का एग्जांपल तो मैंने दिया था कि आलू टिक्की यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे यूएस जैसे कंट्री ले लो या अदर कंट्रीज ले लो, तो वहां पे जो टिक्की होती है वो बीफ होती है, बीफ बर्गर्स तुमने सुना होगा काफी ज्यादा। तो ये चीजें हैं कि जहां पे हो आपको उस अनुसार चलना होगा, तब आपकी कंपनी सक्सेस होती है। रीजियोसेंट्रिक कहता है कि फर्म्स जो होती हैं वो मार्केट्स को एज अ रीजंस देखती हैं, एक पर्टिकुलर रीजन देखते हुए वो लोग चलती हैं कि एक ऐसा रीजन है, नॉट इंडिविजुअल कंट्री। वो अलग अलग कंट्री नहीं देखेंगी, वो रीजन देखेंगे। अप्रोच क्या रहता है, कंट्रीज, वैसे कंट्री जो कि सिमिलर कल्चर के हैं, सिमिलर इकोनॉमिक ट्रेड्स के हैं, फीचर्स एक जैसे मिलते जुलते हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल दो। अब फिर उस रीजन के अनुसार, एक रीजन जो आपने बनाया उस रीजन के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो जानो। कोका कोला का ले लो, वो साउथ एशिया के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है। रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन विद सम लोकल ट्विक्स, थोड़े बहुत चेंजेस आप कर दो लोकली, बस बात खत्म वहीं पे हो जाती है। इसके बाद जियो सेंट्रिक आता है हमारा, कंपनी व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट। यहां क्या अप्रोच रखा गया, ग्लोबल ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना है, साथ ही साथ लोकल कल्चर्स को भी चलाते चलना है। याद करो शुरुआत में भी हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शनल अप्रोच, ट्रांजेक्शनल कंपनी की बात हमने की थी, उसका अप्रोच यही जियो सेंट्रिक होता है। यहां पे आपको क्या करना है, ग्लोबल ब्रांड आइडेंटिटी को लोकल एडाप्शन से मैच करते हुए चलना है। KFC इन इंडिया मेंटेन्स ग्लोबल ब्रांड बट ऐड वेजिटेरियन थाली एंड चना स्नैकर्स।
तो समझ रहे होगे मेरी बातों को तुम। फिर से वही कंपैरिजन टैब टेबल देख लेना एक बार, इसको तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। अब उपसला मॉडल भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। किसने दिया था? जॉनसन वेले ने। बेस्ड ऑन द स्वीडिश फॉर्म। की आइडिया क्या था कि एक इंटरनेशनलाइजेशन जो है ना, ये ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं सडन होता है। कंपनीज एक्सपैंड करती हैं फॉरेन मार्केट में, सबसे पहले वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि सडन आपको वहां पे चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये कहता था हमारा उपसला मॉडल। इसके कुछ एजम्पशंस थे। पहला, फर्म लैक नॉलेज ऑफ फॉरेन मार्केट, तो वो क्या करेगा? कॉशियसली, बहुत संभल के शुरुआत करेगा। लर्निंग हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस, जैसे जैसे उसे एक्सपीरियंस आती जाएगी वो लीड करना स्टार्ट कर देगा। और इंटरनेशनलाइजेशन एक रिस्क मिनिमाइजिंग अप्रोच है। स्टेजेस याद रख लेना। नो रेगुलर एक्सपोर्ट, फर्म स्टार्ट विद डोमेस्टिक फोकस ओनली, सबसे पहले शुरुआत करोगे डोमेस्टिकली। अब एक्सपोर्ट कर लो या तो एजेंट के माध्यम से या तो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। इतना कर लिया, अब इसके बाद तुम्हें क्या स्टैब्लिश करना है? अपना सेल सब्सिडरी स्टैब्लिश करना है। मतलब अब अपना फॉरेन मार्केट में तुम प्रेजेंस दिखाओगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है तुम फॉरेन मार्केट में सेटअप कर दोगे, जो कि एक डीपेस्ट लेवल होता है। तो उपसला मॉडल कहता था कि अगर इंटरनेशनलाइजेशन करना है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मॉडल, जो कि रोनाल्ड कॉस और ओलिवर विलियमसन पे बेस्ड था, इसका कहना था फर्म्स जो है इंटरनेशनलाइज करती हैं बाय चूजिंग द मोड ऑफ एंट्री, जो कि सबसे कम उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट रखेगा वो उसको चूज करेंगी। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होता है। अब ट्रांजैक्शन में तुम्हारे कॉस्टिंग में क्या क्या बन सकती है? तुम्हारा समय हो गया, नेगोशिएशन हो गया, लीगल इन्फोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो इस मॉडल का मेन सोल पर्पस यही था जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वो वैसे मोड ऑफ एंट्री चूज करेंगी जो सबसे कम से कम कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रखेगा। ठीक है, एक और मॉडल इसमें देख ही लो, नेटवर्क मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, जॉनसन मैटसन ने दिया था। इंटरनेशनलाइजेशन हैपन थ्रू बिजनेस नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप। आप जितने नेटवर्क्स को अपना स्ट्रांग करोगे, आप अपना जितना कस्टमर के साथ या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिश्ता बनाओगे, उतना आपका इंटरनेशनलाइजेशन अच्छा होगा। फॉर्म्स रिलाइज ऑन ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप टू एंटर अ न्यू मार्केट। इंटरनेशनलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट अबाउट अ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। मतलब कहने का है जितना स्ट्रॉन्गर नेटवर्क होगा उतनी आपकी स्मूथ एंट्री होगी फॉरेन मार्केट में। इसके स्टेजेस दे रखे हैं। सबसे पहले डोमेस्टिकली एक्सपैंड करो, फिर इंटरनेशनल एक्सटेंशन करो, फिर इंटरनेशनल पेनिट्रेट करो, मतलब फॉरेन नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करो, उसके बाद इंटीग्रेट करो, मतलब उस ग्लोबल वेब का एक पार्ट तुम बन जाओ, उस रिश्ते का एक पार्ट तुम बन जाओ। तो समझ गए ना, हर मॉडल का यहाँ पे कुछ ना कुछ की कंसेप्ट है। जैसे स्टार्टअप्स, ओला, जोमेटो, ये लोग इंटरनेशनली भी एक्सपैंड किए बाय लेवरेजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो समझ गए इसका क्या कहना है। तो ये था हमारा इंटरनेशनलाइजेशन, इसके स्टेजेस, और इसमें जो हमने अलग अलग मोड्स देखे, मॉडल्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एंड करेंगे अपने आज के सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।